दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सुर्ख हथेली। ये कर्नल कर्ण की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होते हैं कर्नल कर्ण की। तो पढ़ते हैं इसको। सुर्ख हथेली। कर्नल कर्ण सिंह अर्जुना एयरपोर्ट पर विमान से उतरा। अर्जुना में सत्ता परिवर्तन के बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। पता नहीं इस देश में और क्या परिवर्तन आ चुके होंगे। कस्टम काउंटर पर अर्जुना सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट ने कर्ण को देखा। वो यह तो भारतीय सीक्रेट एजेंट कर्नल कर्ण सिंह है। तुरंत वह एजेंट टेलीफोन बूथ में पहुंचा और अपने चीफ से संपर्क किया। एजेंट 35 रिपोर्टिंग सर। भारतीय सीक्रेट एजेंट कर्नल कर्ण सिंह अभी अभी अर्जुना पहुंचा सर। कर्नल कर्ण, वह यहाँ क्यों आया है? भारत सरकार से तो आजकल हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। उसे यहाँ देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ था सर, इसलिए मैंने आपको सूचना दी है। अच्छा ठीक है, तुम दूर रहकर उस पर नजर रखो और मुझे उसकी हर एक गतिविधि की रिपोर्ट देते रहो। आदेश प्राप्त करने के बाद एजेंट ने रिसीवर ऊपर लटका दिया। कस्टम क्लियरेंस के बाद कर्ण विजिटर लाउंज में पहुंचा तो वहां उसका स्थानीय मित्र सुल्तान मौजूद था। हेलो कर्ण, इतने अरसे बाद तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मुझे भी सुल्तान। इस बार किसी मिशन पर तो नहीं आए हो ने? नहीं सुल्तान, सिर्फ तफरी करने आया हूँ। कुछ दिन आराम करना चाहता था और तुमसे मिलने की इच्छा भी थी, इसलिए अर्जुना आने का प्रोग्राम बना लिया। कर्ण ने झूठ नहीं बोला था, वह सचमुच छुट्टियां बिताने अर्जुना आया था। सुल्तान ने उसके लिए पैराडाइज होटल का एक स्वीट बुक कराया हुआ था। अपनी कार में वह कर्ण को होटल ले आया। यह तुम्हारा स्वीट है कर्ण, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। मैं 1 घंटे बाद तुम्हें लेने आऊंगा। लंच तो तुम्हारी भाभी घर पर ही तैयार कर रही है। वेरी गुड। भाभी के हाथ का बना खाना खाकर तो मजा आ जाएगा। सुल्तान के जाने के बाद कर्ण ने अपना सामान अनपैक किया। आया तो आराम करने ही हूँ, मगर अपराध मेरा पीछा नहीं छोड़ते। जहां भी जाता हूँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। भगवान करे इस बार मेरी छुट्टियां आराम से बीते। मगर भगवान को शायद कर्ण की प्रार्थना स्वीकार नहीं थी। उसके अर्जुना पहुंचने के 2 घंटे बाद ही वहां हंगामा शुरू हो गया। अर्जुना के नए राष्ट्राध्यक्ष प्रोफेसर डिमेलो एक औद्योगिक मेले का उद्घाटन करने आने वाले थे। प्रेसिडेंट डिमेलो का काफिला प्रदर्शनी स्थल की ओर बढ़ रहा था। काफिला मेले के गेट पर पहुंचकर रुका। दूसरी ओर मिलिट्री का एक ट्रक धीमी गति से सामने सड़क पर गुजर रहा था। मेले के सामने पहुंचते ही धोएं भड़ोम। उधर प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी और उसके 2 सहायक भी अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरा रॉकेट उनके सामने आकर गिरा धड़ोम। प्रेसिडेंट की बम प्रूफ कार काफिले के बीच में थी। तीसरा बम ठीक उनके कार के निकट आकर गिरा भड़ोम। लेकिन प्रेसिडेंट अभी कार से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए बच गए। 3 रॉकेट फायर करने के बाद मिलिट्री ट्रक की गति तेज हो गई। पीछा कर रही कारों ने ट्रक पर फायरिंग आरंभ कर दी धोएं धोएं। तुरंत ही पुलिस और स्पेशल कमांडो की कारें ट्रक के पीछे रवाना हो गई। ट्रक का एक टायर बस्ट हो गया फटाक, परिणाम स्वरूप धड़ाक। अगले पल पुलिस और कमांडोज ने ट्रक को चारों ओर से घेर लिया। तभी ट्रक में सवार एक जवान ने एक हथगोला बाहर की ओर उछाला, लेकिन एक कमांडो ने हथगोला हवा में ही लपक लिया। ओह! और बिना एक क्षण भी नष्ट किए वह हथगोला वापस ट्रक पर उछाल दिया भड़ाम। ट्रक में आग लग चुकी थी। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई। जलते हुए ट्रक से सिर्फ एक ही जवान को बाहर निकाला जा सका, लेकिन वह भी पूरी तरह जल चुका था। इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाओ। अर्जुना सीक्रेट सर्विस का चीफ मेजर गोमेज फिलेरो अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट के बाहर बेचैन से टहल रहा था। पता नहीं वह बचेगा भी या नहीं। तभी ओ डॉक्टर, डॉक्टर कैसा है वह? सॉरी सर, वह अपनी आखिरी घड़ियां भी गिन रहा है। 100% जलने के बाद भी किसी को भी बचाना संभव ही नहीं है। तो फिर मुझे उसे मिलने दो डॉक्टर, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। अगर वह मर गया तो एक महत्वपूर्ण राज भी उसके साथ ही दफन हो जाएगा। डॉक्टर उसे अपने साथ भीतर ले आया। आप सब लोग बाहर चले जाइए प्लीज, मुझे इससे एकांत में कुछ पूछना है। लेकिन यह तो बेहोश है। आप लोग बाहर जाइए, मैं देखता हूँ। सब लोग बाहर चले गए। सर, मैं इसको एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ, दवाई के प्रभाव से इसको होश आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि यह 1 डेढ़ मिनट से अधिक आपसे बात कर सकेगा। आप इंजेक्शन लगाइए डॉक्टर, मैं उसी 1 मिनट का बेनिफिट उठाने की कोशिश करूंगा। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर भी बाहर चला गया। मेजर घायल युवक के चेहरे पर झुक गया। सुनो, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ।
मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मर रहे हो, यह तुम्हारा अंतिम समय है। मरने से पहले एक अच्छा काम कर जाओ। मुझे बता दो, तुमने प्रेसिडेंट पर हमला किसके कहने से किया था? तुम लोग प्रेसिडेंट की जान क्यों लेना चाहते थे? रोगी कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके होठ हिले। वह कुछ कह रहा था लेकिन स्वर बहुत मध्यम था। मेजर गोमेज पिलेरो ने अपना कान उसके होठों से मिला दिया। वह प्रेसिडेंट को मारेंगे। आज वह बच गए, मगर वह लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कुछ देर तक रोगी बड़बड़ाता रहा, फिर अचानक उसकी गर्दन एक तरफ को ढुलक गई। आह, ओह, बात पूरी करने से पहले ही मर गया। कुछ देर बाद मेजर गोमेज फिलेरो इमरजेंसी में बुलाई गई एक मीटिंग को संबोधित कर रहा था। मीटिंग में होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के अलावा बहुत से उच्च अधिकारी मौजूद थे। प्रेसिडेंट डिमेलो के पर्सनल सुरक्षा गार्ड्स का चीफ कर्नल हॉक भी मीटिंग में मौजूद था। आज तो प्रेसिडेंट बच गए हैं, लेकिन परसों वह पूरे देश का दौरा आरंभ करने वाले हैं। इस दौरे के बीच उन पर फिर हमला किया जाएगा। कोई अज्ञात व्यक्ति प्रेसिडेंट को कत्ल करने का बीड़ा उठा चुका है। यह बात मुझे उस मरते हुए व्यक्ति ने बताई है, मगर वह प्रेसिडेंट के शत्रु का नाम बताने से पहले ही मर गया। होम मिनिस्टर ने सवाल पूछा। मेजर फिलेरो, प्रेसिडेंट को बचाने के लिए आपने कोई तरकीब सोची है? तरकीब सोचने से कुछ नहीं होगा सर। मैं तो यह चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट अपना यह दौरा रद्द कर दे। मैंने इनसे बात भी की थी, मगर वह दौरा रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें दौरा रद्द करना भी नहीं चाहिए। सत्ता में आने के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। इस वक्त उनका जनता के बीच जाना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें उनकी जान को खतरा है। वह विभिन्न शहरों और कस्बों में जाएंगे, उन पर कहीं भी हमला हो सकता है। प्रेसिडेंट का पर्सनल सिक्योरिटी चीफ कर्नल हॉक धीरे से मुस्कुराकर बोला। मेजर फिलेरो, प्रेसिडेंट के साथ दौरे पर उनकी सुरक्षा के लिए देश के बेहतरीन गार्ड्स जाएंगे। क्या आप अपनी सुरक्षा प्रणाली को इतना बेकार समझते हैं? वे अपनी प्रेसिडेंट की रक्षा नहीं कर सकेगी। सुरक्षा गार्ड तो एग्जीबिशन में भी प्रेसिडेंट के साथ थे। वहां जो हुआ आप जानते हैं कर्नल हॉक। अगर प्रेसिडेंट अपनी कार से बाहर निकल चुके होते तो इस समय हम उनकी मृत्यु का शोक मना रहे होते। मेजर ठीक कह रहे हैं, मैं भी प्रेसिडेंट की सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट तो अपना दौरा रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा प्रथम लक्ष्य प्रेसिडेंट की जान बचाना है। इसके लिए हमें उनकी सुरक्षा प्रणाली को कसना होगा और एक अनुभवी जासूस को उनके साथ भेजना होगा। आप लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगे। भारतीय सीक्रेट सर्विस का नंबर 1 एजेंट कर्नल करण सिंह इन दोनों आजुना में है। प्रेसिडेंट डिमेलो को सत्ता में आने के बाद भारत सरकार से हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हो गए हैं। भारत सरकार ने प्रेसिडेंट को सत्ता में आने में भी सहायता दी थी। मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट को बचाने के लिए हमें कर्नल करण की सहायता लेनी चाहिए। वह इस तरह के मामलों का बहुत अनुभव कर रखते हैं और भारत सरकार खुशी से उन्हें हमारे लिए काम करने की अनुमति भी दे देगी। कमरे में कुछ क्षण खामोशी छाई रही। फिर होम मिनिस्टर बोले। मेजर फिलेरो, कर्नल कर्ण की सहायता लेने से यद्यपि हमारी सुरक्षा संस्थाओं की प्रतिष्ठा गिरेगी, लेकिन यह सवाल किसी की प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की सुरक्षा का है। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं भी। डिफेंस मिनिस्टर ने भी अपनी अनुमति दे दी। और आप कर्नल हॉक, जब आदरणीय मंत्री महोदय ही सहमत हो गए हैं तो मेरे आपत्ति करने की गुंजाइश ही कहाँ बची है। आप लोग जो उचित समझते हैं कीजिए। नाराज न हुए कर्नल हॉक। प्रेसिडेंट के सुरक्षा प्रबंधों के इंचार्ज आप ही रहेंगे। कर्नल कर्ण तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के रूप में काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि उनके साथ काम करने के बाद आप भी उनके प्रशंसक बन जाएंगे। ओके, एज यू विश। मीटिंग के बाद दोनों मिनिस्टर और मेजर फिलेरो जाकर प्रेसिडेंट डिमेलो से मिले और कर्नल कर्ण को अपने साथ ले जाने के लिए प्रेसिडेंट को राजी कर लिया। ओके, आप लोग जो ठीक समझते हैं कीजिए। उधर कर्ण को पता ही नहीं था कि अर्जुना सरकार के बड़े लोग उसके बारे में क्या फैसला कर चुके हैं। वह अपने मित्र सुल्तान के साथ डिनर करने के बाद अभी अपने कमरे में पहुंचा था और कपड़े बदल ही रहा था कि ट्रेन ट्रेन इस समय किसका फोन आ गया। सुल्तान तो अभी भी यहाँ से गया है। उसने रिसीवर उठा तो पता चला भारत से कॉल थी। कुछ क्षण बाद जनरल यादव का स्वर सुनाई दिया। क्या हाल है कर्नल? ठीक हूँ सर, लेकिन आपकी आवाज सुनकर लग रहा है कि मेरी छुट्टियां खतरे में है। हा हा हा, यू आर वेरी क्लेवर माई बॉय। वास्तव में मैंने इसलिए फोन किया है, अर्जुना सरकार ने तुम्हें हमसे कुछ दिन के लिए उधार मांगा है और हम उन्हें इनकार नहीं कर सके।
सुबह तक मेजर गोमेज फिलेरो तुमसे संपर्क करेंगे। मुझे आशा है तुम उनको सहयोग दोगे। आपका आदेश मैं कैसे टाल सकता हूँ सर। कर्ण ने जब फोन बंद किया तो उसका मूड ऑफ हो चुका था। अब न जाने कब आराम नसीब होगा, इसलिए आज की रात तो चैन की नींद सो ही लेता हूँ। रात के 2 बजे थे जब स्वीट का दरवाजा धीरे से खुला। एक व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुआ। बेडरूम की ओर बढ़ते हुए उसका पांव सेंटर टेबल से टकराया, ठक, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत धीमी आवाज उत्पन्न हुई थी। लेकिन भीतर सो रहे करण के कानों ने वह धीमी आवाज भी कैच कर ली थी। यही करण की खूबी थी। सोते हुए भी वह हर पल चौकन्ना रहता था। बाहर कोई है। तभी ओह, करण की फुर्ती देखने योग्य थी। पिट। हमलावर भी चकित रह गया था। तभी कर्ण ने दूसरा काम कर दिखाया। ओह। फिर वह चीते की तरह उछला और ओह। लेकिन अगले पर ढ्यूम। ओह। करण के गिरते हमलावर ने बाहर छलांग लगा दी और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फिर सूट से बाहर निकलकर फरार हो गया। सुबह 8 बजे मेजर फिलियारो का आदमी करण को लेने पहुंच गया। 8:30 बजे करण मेजर के सामने उनके दफ्तर में बैठा था और मेजर उसे स्थिति से अवगत करा रहे थे। अब हमें आपकी सहायता की जरूरत है कर्नल। मुझे अपने बॉस का ऑर्डर मिल चुका सर। मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार होकर आया हूँ। बाय द वे, यह बात और कौन जानता है कि आप मेरी सहायता लेने वाले हैं। हाई कमान के सभी लोग यह बात जानते हैं क्योंकि आपका सहयोग लेने का फैसला एक मीटिंग में किया गया था। फिर तो मुझे यह कहने के लिए क्षमा कीजिए कि आपका कोई खास आदमी गद्दार है, क्योंकि कल रात मुझ पर कातिलाना हमला किया गया था और यह हमला वही आदमी करा सकता जिसको मालूम हो कि मुझे प्रेसिडेंट की सुरक्षा पर लगाया जा रहा है। यह बात बताकर आपने मेरी चिंता और अधिक बढ़ा दी है कर्नल। उस मीटिंग में शामिल सभी लोग भरोसे के थे। कभी कभी वही आदमी गद्दार निकलता सर, जिस पर सबसे अधिक भरोसा होता है। बाय द वे, अब मैं आपके प्रेसिडेंट से मुलाकात करना चाहूंगा और उनके सिक्योरिटी चीफ कर्नल होक से भी। मेजर फ्लैरो करण को प्रेसिडेंट हाउस ले आया, जहां उसकी भेंट पहले कर्नल होक से हुई। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी कर्नल करण। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। मीट टू कर्नल होक। मैं जरा प्रेसिडेंट से मिला हूँ, फिर हम दोनों बैठकर आगे का प्रोग्राम बना लेंगे। प्रोग्राम तो तैयार हो चुका कर्नल, लेकिन अगर आप कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे तो हो जाएगा। प्रेसिडेंट के कक्ष में उनका बेटा जोसेफ डिमेलो भी मौजूद था। परिचय के बाद प्रेसिडेंट ने कर्ण को अपने निकट ही बिठा लिया। आपकी बहुत प्रशंसा सुनिए कर्नल। मुझे विश्वास है कि आपकी निगरानी में मैं पूर्णतः सुरक्षित रहूंगा। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट योर एक्सीलेंसी। लेकिन डैडी, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। प्लीज आप बात मान लीजिए और यह दौरा रद्द कर दीजिए। डोंट बी सिली जोसेफ। दौरा रद्द नहीं किया जा सकता और तुम भी तो मेरे साथ चल रहे हो, फिर घबराहट किस बात की है। प्रेसिडेंट से भेंट करने के बाद करण कुछ देर तक कर्नल होक के साथ रहा। होक द्वारा बनाया गया सुरक्षा प्रोग्राम काफी अच्छा था। करण ने उसमें अपनी सहमति प्रकट की तो होक खुश हो गया। थैंक यू कर्नल। मैं तो सोच रहा था कि आपको मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम पसंद नहीं आएगा। आप मेरे विषय में कोई गलत फहमी न पाले कर्नल होक। किसी अच्छे काम में नुक्स निकालना मेरी आदत नहीं है। अगले सुबह प्रेसिडेंट डिमेलो का दौरा शुरू हो गया। सबसे पहले उन्हें अर्जुना के एक बड़े शहर अजनाला जाना था। प्रेसिडेंट के स्पेशल विमान में कर्ण भी उनके साथ ही रवाना हुआ था। अजनाला पहुंचकर प्रेसिडेंट का काफिला उस होटल की ओर रवाना हो गया जिसमें उनके ठहरने का प्रबंध किया गया था। पूरा होटल यात्रियों से खाली करा दिया गया था। कर्ण प्रेसिडेंट की कार से आगे चली कार में दो सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठा था। अरे वह गुब्बारा कैसा है। अजनाला में आजुना का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून फ्लाइंग क्लब है सर। इस शहर के लोगों का बैलून में उड़ने का शौक जुनून की हद तक पहुंच चुका है। इस तरह के बैलून उड़ना यह आम बात है। बैलून उड़ाने में तो मेरी भी रुचि है। अगर समय मिला तो यहाँ अपना शौक मैं भी पूरा करूंगा। कुछ ही देर में काफिला होटल पहुंच गया। प्रेसिडेंट को तुरंत उनके कमरे में पहुंचा दिया गया। तत्पश्चात कर्ण कर्नल होक के साथ वहां किए गए सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण करने में व्यस्त हो गया। इमारत के भीतर और बाहर चप्पे चप्पे पर गार्ड तैनात हैं। गुड। संतुष्ट होकर कर्ण अपने कमरे में आ गया। आज शाम 5 बजे प्रेसिडेंट परेड ग्राउंड में एक सभा को संबोधित करेंगे। वहां हजारों लोग होंगे। भीड़ का लाभ उठाकर शत्रु प्रेसिडेंट पर हमला कर सकता है। तभी कर्नल हॉक भीतर प्रविष्ट हुआ। कर्नल कर्ण, मैं आपको प्रेसिडेंट के सुपुत्र जोसेफ की मूर्खता बताने आया हूँ। क्या हुआ।
जोसेफ ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लिया है। लड़की का नाम सूजी है। जोसेफ कहता है कि सूजी पूरे दौरे में उसके साथ रहेगी। मैंने उसे सुरक्षा नियमों का वास्ता दिया। मगर वह मूर्ख कहता है कि सूजी भरोसे की लड़की है और अपनी गारंटी पर वह सूजी को साथ रखने की जिद कर रहा है। जोसेफ, प्रेसिडेंट का बेटा कर्नल होक, अपने पिता की सुरक्षा की चिंता उसे भी होगी, इसलिए वह किसी गलत लड़की को यहाँ नहीं बुला सकता। अगर उसे सूजी पर भरोसा है तो हमें भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। कर्नल हॉक बुरा सा मुंह बनाकर वापस चला गया। ठीक 5 बजे कर्ण प्रेसिडेंट के साथ परेड ग्राउंड में पहुंचा। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट का भाषण आरंभ हुआ। दोस्तों, आपके बीच आकर मैं जो खुशी महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट के स्वर में जादू था। वह एक बेहतरीन वक्ता थे और धारा प्रभाव बोल रहे थे। उपस्थित भीड़ शांत बैठी उनका भाषण सुन रही थी। प्रेसिडेंट के स्वर के अतिरिक्त और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब हम कठिनाई के दौर से उबर चुके हैं। खुशियां बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। करण की नजरें सामने बैठे श्रोताओं की भीड़ पर थी। उस समय मैदान में धूप बिखरी हुई थी। स्टेज के बिल्कुल नीचे कर्नल होक खड़ा था। अचानक कर्ण ने भीड़ पर से एक छाया गुजरती देखी। ओह, यह क्या है? और तुरंत नजरें ऊपर उठाई। गुब्बारा। यहाँ बैलून कोई नई चीज नहीं थी और वैसे भी सब लोग प्रेसिडेंट का भाषण सुनने में व्यस्त थे, अतः किसी ने भी बैलून की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कर्ण की नजर बैलून पर लगी हुई थी। बैलून स्टेज की तरफ क्यों आ रहा है? तभी उसने बैलून में सवार व्यक्ति को राइफल उठाते देखा। कर्ण का तुरंत ही जेब से बाहर आया और धौएं। कर्ण ने गोली पर बस नहीं की थी। वह लगातार ट्रिगर दबाता चला गया। धौएं धौएं। बैलून फट गया और भीड़ के बीच आ गिरा जहां पहले भगदड़ मच चुकी थी। कर्ण ने तुरंत प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ा और उन्हें स्टेज से उतार ले आया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे सुर्ख हथेली पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद प्ले लिस्ट में कर्नल कर्ण के फोल्डर में मिल जाएगा। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद सुर्ख हथेली पार्ट 2 में।